तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इनहेरिटेंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है और ये इनहेरिटेंस को कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिंकेज होता क्या है। ये जो लिंकेज है, बिल्कुल बेसिक भाषा में समझें लिंकेज, तो लिंकेज का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों के बीच में कोई एसोसिएशन होना या फिर उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करना। अगर दो चीज़ों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कोई एसोसिएशन है, तो इसी एसोसिएशन को दूसरा नाम दिया जाता है लिंकेज। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मान लो 4 बच्चे हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से ए, बी और सी, ये जो 3 हैं, ये एक फ्रेंड है, ये इनका फ्रेंड ग्रुप है। जबकि ये जो डी है, ये इनका फ्रेंड नहीं है, इट इज़ नॉट देयर फ्रेंड। तो ये जो सारे बच्चे हैं ए, बी और सी, क्या इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएशन है? हाँ, इसी को बोलते हैं लिंकेज। तो इन तीनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, लिंकेज एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो चौथा वाला है डी, ये इनका दोस्त नहीं है, तो इसके बीच में कोई भी लिंकेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, लिंकेज का मतलब होता है कि ये लोग जहाँ भी जाएंगे, अगर कैंटीन जाते हैं तो तीनों साथ में जाते हैं, अगर मान लो पार्क जाते हैं तो तीनों साथ में जाते हैं। लिंकेज का ये मतलब होता है कि ये तीनों साथ में पाए जाते हैं या फिर साथ में रहते हैं। तो ये तीनों हमें ज़्यादातर कंडीशन में साथ साथ दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, कुछ दोस्त हैं, तो उनके बीच में, दो दोस्तों के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है बजाय तीसरे दोस्त के साथ में। जैसे मान लो हमारा ए और बी के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये दोनों ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं एज़ कम्पेयर टू सी वाले। वैसे तो ये तीनों दोस्त हैं, लेकिन ए और बी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं एज़ कम्पेयर टू सी। अगर मान लो कि 2 लोगों के जाने की ही जगह है, 2 ही टिकट है हमारे पास मूवी के, तो कौन जाएंगे, ए और बी, सी को वो नहीं ले जाते। तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में रिलेशन या एसोसिएशन, लिंकेज क्या है, ज़्यादा एसोसिएशन है। यहाँ पर ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, इनके बीच में स्ट्रांग एसोसिएशन है। जबकि सी के साथ में भी एसोसिएशन है, लेकिन वीक एसोसिएशन है। डी तो एसोसिएशन शो ही नहीं करता, मतलब डी का तो ए, बी और सी के साथ में कोई भी रिलेशन है ही नहीं, वो तो अपना इंडिपेंडेंट। अब सेम यही चीज़ हमें पढ़नी है जीन्स के लिए। अब ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर दो जीन्स के लिए। हमें मालूम है जीन्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पर। तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम बना लेते हैं और उन पर यही 4 जीन लोकेट कर देते हैं, ए, बी और सी। अब ये 4 जीन है, ए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, बी यहाँ पे प्रेजेंट है, सी। सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये 3 जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे लोकेटेड है। ऐसे ही कोई क्रोमोसोम 2 पे भी लोकेटेड होगा। यहाँ पे मान लो डी लोकेटेड है, जो इंडिपेंडेंट था इन सबसे। अब सेम यही चीज़ जो हमने यहाँ पे इन दोस्तों के लिए बताई थी, ये जीन्स के लिए अप्लाई कर दो। क्या ए, बी और सी ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं? हाँ, ये तीनों कैसे जीन हैं, लिंक्ड जीन्स, एसोसिएटेड हैं ये। लेकिन इनमें से टाइट लिंकेज किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये पास लोकेटेड हैं, तो इनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा, इनके बीच में टाइट लिंकेज होगा, जो इनका लिंकेज होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि ए और सी का या बी और सी काफ़ी दूर लोकेटेड है, तो इनका लिंकेज थोड़ा वीक होगा। और अगर हम डी के साथ पेयर बनाएं, डी के साथ ए का पेयर बनाएं, डी के साथ बी का या डी के साथ सी का, तो वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, इनका आपस में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डी जो है वो अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, वो इंडिपेंडेंट जीन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखना यहां पर, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा डिग्री ऑफ लिंकेज है, अगर हम लिंक्ड जीन्स की बात करें, इंडिपेंडेंट की तो बात ही नहीं है, अगर हम लिंक्ड जीन्स की बात करें तो इनके बीच में जो डिग्री ऑफ लिंकेज होता है, ये कौन कितने स्ट्रांगली आपस में लिंक्ड होगा जीन्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच में डिस्टेंस के, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। लोकेटेड तो हमेशा सेम क्रोमोसोम पर ही होंगे, लेकिन सेम क्रोमोसोम पर भी इनका जो आपसी में डिस्टेंस है वो डिसाइड करेगा कि इनका लिंकेज कितना ज़्यादा या कम है। अगर डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे ये दोनों बहुत पास लोकेटेड है, तो लिंकेज ज़्यादा होगा, इन्वर्स होता है।
और डिस्टेंस ज़्यादा है जैसे बी और सी के बीच में, तो लिंकेज यहाँ पर कम हो जाएगा। तो लिंकेज कम, इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज़्यादा। ये इनवर्स रिलेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा। भाई अभी तक हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था कि दो अलग अलग जीन्स एकदम इंडिपेंडेंट ट्रैवल करते हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि भाई लिंकेज की वजह से जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं वो साथ में इनहेरिट करते हैं, और इसी को बोलते हैं जेनेटिक्स के अंदर लिंकेज। तो अगर हम इनहेरिटेंस के अंदर लिंकेज की बात करें तो मान लो हमारे पास ये जीन है ए स्मॉल बी। अगर ये इंडिपेंडेंट लिंकेज इंडिपेंडेंट होते, ये दोनों क्या होते, इंडिपेंडेंट, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते। हमारे ये अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता और बी जो है वो अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता, मतलब कुछ इस तरह से ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरह से प्रेजेंट होता। तो इस कंडीशन में हमें कितने तरह के गैमीट मिलते हैं, इंडिपेंडेंट गैमीट्स मिलते हैं। टोटल 4 तरह के गैमीट्स मिलते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। ये 4 तरह के गैमीट मिलते हैं क्योंकि कोई सा भी जो एलील है वो दूसरे जीन के किसी भी एलील के साथ इंटरैक्ट करके उसके साथ गैमीट में इनहेरिट हो सकता है। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब किसी के भी इनहेरिटेंस होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इसी को बोलते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेसिक रीजन है वो यही होता है कि जीन्स का गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, वो कोई भी किसी के साथ में जा सकता है, दो अलग अलग जीन्स के रिलेशन में अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम इसी जीन्स को एक ही क्रोमोसोम पे रख दें, मान लो अगर हमारे इसी क्रोमोसोम को हम किस पे रख दें, एक ही क्रोमोसोम पे रख दें, ए कैपिटल बी स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब ये सेम क्रोमोसोम पे दोनों जीन्स हैं, तो अब गैमीट्स कितने बन सकते हैं। अब गैमीट्स हमारे पास में प्रोबेबिलिटी 2 ही तरह की बनेगी। भाई अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, सारे के सारे एकदम 100% लिंक्ड हैं, तो 2 ही तो गैमीट बनेंगे। एक बनेगा तुम्हारा ए कैपिटल बी वाला, और एक बनेगा तुम्हारा स्मॉल ए स्मॉल बी वाला। तो ये 2 ही गैमीट बन सकते हैं बिल्कुल, और इनकी प्रोबेबिलिटी 50%। तो लिंकेज ने करा क्या, अगर जीन्स आपस में लिंक्ड होते हैं तो जो गैमीट बनने वाले थे उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। जो गैमीट के टाइप्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। यहाँ पे हमें 4 अलग अलग तरह के गैमीट्स बन रहे थे और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल थी, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह के गैमीट्स बन पा रहे हैं क्योंकि जीन्स क्या है, आपस में लिंक्ड हैं। पर ये हमें तब दिखाई पड़ता है जब जीन्स 100% लिंक्ड हो। ये जो कंडीशन हमने बताई है ना, ये जीन्स की 100% लिंकेज की बात है। मतलब जीन्स हमेशा साथ में इनहेरिट करते हैं, कभी भी अलग हो ही नहीं सकते। अगर ऐसी कंडीशन है कि 2 जीन्स हमेशा साथ साथ रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते, तो उसको बोलते हैं 100% लिंकेज। लेकिन कभी भी जीन ना 100% लिंकेज भी नहीं शो करते। 100% लिंकेज शो करने के बीच में उनके पास एक लिंकेज को अपोज करने वाला प्रोसेस है जो लिंकेज को कम कर देता है, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का अपोजिट प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन। जैसे लिंकेज में हमने बताया कि लिंकेज में 2 जीन्स क्या करते हैं, साथ रहने की कोशिश करते हैं, साथ में इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं। ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ में इनहेरिट हो रहे हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी साथ में इनहेरिट हो रहे हैं। लेकिन जब रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन कब होता है, मियोसिस 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे हमारे पास में ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। रिकॉम्बिनेशन के दौरान क्या होता है, मियोसिस 1 के दौरान आपको मालूम होगा, हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम के सेगमेंट्स होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हो जाते हैं। ये दोनों क्या है, सेम क्रोमोसोम की कॉपी, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम की कॉपी। और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, क्रोमोसोमल सेगमेंट टूटकर इधर उधर आ जाते हैं, मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं। इन दोनों के ऊपर में जो क्रोमोसोमल सेगमेंट है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है
तो अब नया जीन पेयर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, मतलब नया क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन अब कैसा दिखाई पड़ेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी। ये हो गया आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। आफ्टर रिकॉम्बिनेशन हमें ये वाला पेयर मिल जाएगा, ये वाली कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब अगर हम इससे गैमीट बनाएं तो हमें कितने तरह के गैमीट मिलेंगे, ए और बी और कैपिटल ए और स्मॉल बी। अच्छा, इससे अगर गैमीट बनाएं तो कितने मिलेंगे, तो फिर तो नॉर्मल वाले कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये 4 तरह के गैमीट मिलेंगे। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ये दोनों मिलेंगे, और अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है तो हमें ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, एक होता है विदाउट रिकॉम्बिनेशन और एक होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन वाले को हम न्यू कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पहले प्रेजेंट नहीं था, ये आफ्टर रिकॉम्बिनेशन बना है। इसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल भी बोला जाता है इसको, न्यू कॉम्बिनेशन बोल दो या फिर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बोल दो, ये सारी चीज़ें इसके लिए सही है। जबकि जो ओरिजिनल वाला था, जो पहले से प्रेजेंट था, इसको बुलाया जाता है ओरिजिनल कॉम्बिनेशन या फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास में कौन से गैमीट्स हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो ये हमारे पास में हो गए पेरेंटल कॉम्बिनेशन और उधर वाले हो गए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद कितने परसेंटेज जीन्स गैमीट बनने वाले हैं, या फिर न्यू कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल गैमीट्स कितने बनने वाले हैं, ये लिंकेज की परसेंटेज पे डिपेंड करता है या फिर रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज पे डिपेंड करता है। जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज मतलब 2 जीन्स के बीच में कितनी बार रिकॉम्बिनेशन होता है उसका परसेंटेज। जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज है वो क्या करता है, लिंकेज को रिड्यूस कर देता है, लिंकेज को रिड्यूस कर देता है। अगर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम हो जाएगा, और रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज अगर कम है तो लिंकेज ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन लिंकेज के बीच में भी इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम वापस से बनाएं तो लिंकेज का इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, रिकॉम्बिनेशन के साथ, और लिंकेज का इन्वर्स रिलेशन डिस्टेंस के साथ भी होता है, डिस्टेंस बिटवीन जीन, जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस है। इस पूरे फॉर्मूले को हम ऐसा याद रख सकते हैं कि लिंकेज जो है वो इन्वर्स रिलेशन रिकॉम्बिनेशन से, और इन्वर्स रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ जीन से, जबकि रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली रिलेटेड है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स है। यहाँ पर देखो दोनों इन्वर्स हैं, तो डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन के बीच में इन्वर्स रिलेशन रहेगा, डायरेक्ट रिलेशन रहेगा रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस के बीच में। अब इसको हम न्यूमेरिकल के टर्म्स में समझते हैं, फिर उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास में एक जीनेटिक कॉम्बिनेशन है, क्रोमोसोम पे एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन्स लोकेटेड है, ए और इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दी गई है, वो दी गई है मान लो 30%। ठीक है, इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 30%। अगर 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब है कि 2 तरह के गैमीट बनेंगे। एक है पेरेंटल, जो विदाउट रिकॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, पेरेंटल जो कैसे बनेंगे, विदाउट रिकॉम्बिनेशन, और एक बनेंगे नॉन पेरेंटल आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। ये कैसे बनेंगे, आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। अब पेरेंटल वाले या फिर नॉन रिकॉम्बिनेशन के साथ तो यही 2 गैमीट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। लेकिन अगर हम रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में नया कॉम्बिनेशन बनेगा। नया कॉम्बिनेशन कौन सा, तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, आपको बार बार वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नया कॉम्बिनेशन ये बनेगा। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30%, मतलब 30% बार ये बनेंगे, जबकि 70% बार ये बनेंगे। दोनों आधे आधे बनेंगे, मतलब 35% ये 35% ये,
फिर इधर भी आधे आधे 15% ये और 15% ये। तो इससे हम बता सकते हैं कि कितने परसेंटेज हमारे चारों गैमीट्स बनने वाले हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दी होती है तो चारों गैमीट्स हम कितने परसेंटेज बनाएंगे वो निकाला जा सकता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास में यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, दो जीन्स हैं ए बी। अब इनके बारे में बताया गया है कि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है 20%। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, एक रिपीट कर रहे हैं ना, 20%। तो गैमीट्स कैसे बनेंगे और कितने परसेंटेज बनेंगे, कौन कौन से गैमीट्स बनेंगे पहले तो, और इनका आपसी परसेंटेज कितना बनने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। देखो, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक विदाउट रिकॉम्बिनेशन और आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। जो विदाउट रिकॉम्बिनेशन है और आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। विदाउट रिकॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, जो पहले से प्रेजेंट है, ये वाले ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी और एक स्मॉल ए स्मॉल बी। और आफ्टर रिकॉम्बिनेशन हमारे चेंज कर दो, इनका कॉम्बिनेशन आपको चेंज करना है, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। फिर से रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना है 20%, और नॉन रिकॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 80%। 80 का आधा ये 40%, ये भी 40%, और 20 का आधा ये भी 10% और ये भी 10%। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी अगर दी होगी तो गैमीट के परसेंटेज कितने बनने वाले। अगर इन्होंने कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी नहीं दी है, तो कई बार क्वेश्चन में वो क्या बोलते हैं कि मान लो हमारे पास में एक जीन दे दिया, दो जीन दे दिया, 2 genes B and D are linked, then find gamete possibility and percentage। और हर गैमीट का परसेंटेज कितना निकल कर आएगा वो भी देखना है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो हमें बी और डी के बीच में लिंकेज बताई गई है, बट इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई है। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आपको ना दी जाए तो आप क्या यूज़ करते हैं, बी और डी के बीच में 100% लिंकेज। अगर सिर्फ लिंकेज बोला गया है, उसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी नहीं दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मान के चलना होता है उनके बीच में 100% लिंकेज एग्जिस्ट कर रही है। और 100% जब भी लिंकेज एग्जिस्ट करती है तो सारे के सारे गैमीट्स दो ही टाइप के बनेंगे। मतलब यहाँ पे मान लो ये दोनों सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ये बी है, ये डी है, और इधर स्मॉल बी है और इधर स्मॉल डी है। तो जो गैमीट बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे, दो टाइप के गैमीट बनेंगे। एक बी और कैपिटल डी और एक स्मॉल बी और स्मॉल डी। फिफ्टी 50% प्रोबेबिलिटी इसकी होगी और 50% प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। तो ये दो तरह के गैमीट यहाँ पे बन पाएंगे, क्योंकि ये 100% लिंकेज का केस है। अगर 100% लिंकेज होता है तो दो ही तरह के गैमीट बनेंगे। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दी होती तो दूसरे जो नॉन पेरेंटल टाइप के हैं, न्यू कॉम्बिनेशन है, वो भी बनते, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन है जो हमें आने चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने एक चीज़ यहाँ पे बार बार बनाई है कि जब भी हम दो जीन्स को एक क्रोमोसोम पे बनाते हैं तो हम हर बार एक क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट वाले लेते हैं, दूसरे पे दोनों रिसेसिव वाले लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम यही कर रहे हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं सिस कंडीशन। जीन्स के बीच में सिस कंडीशन या फिर कपलिंग फेज। ये दोनों जीन्स जो है वो किस फेज में आपस में, कपलिंग फेज में है। और इस कंडीशन को बोलते हैं जीन्स के बीच में सिस कंडीशन। सिस कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन पॉसिबल होती है जिसको बोलते हैं ट्रांस कंडीशन, जहां पे सिचुएशन अलग हो जाती है, बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, जहां पे एक डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे रहेगा और दूसरा का रिसेसिव उस क्रोमोसोम पे रहेगा। दूसरे पे पहले का डोमिनेंट, पहले का रिसेसिव और दूसरे का डोमिनेंट। तो ये भी हमारे पास दो जीन्स लोकेटेड है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई है। यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्रांस कंडीशन या फिर रिपल्शन फेज। इसको ट्रांस कंडीशन बोलते हैं
और इसी को हम रिपल्शन फेज भी बोलते हैं। तो इसको ट्रांस और रिपल्शन फेज आप बुला सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन में वो आपको सिस और ट्रांस भी दे करके रखता है। अगर वो सिस और ट्रांस बताएगा तो सेम अरेंजमेंट आपको फिर बनाना पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं बोलता, बाय डिफॉल्ट हमें सिस मान के चलना होता है। बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि दोनों डोमिनेंट एक तरफ है और दोनों रिसेसिव दूसरे क्रोमोसोम पर है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कुछ, मान लो क्रोमोसोम हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि दो जीन्स हैं, 2 जीन्स D and E are present in an individual in trans state। किस स्टेट में प्रेजेंट है? ट्रांस स्टेट। इसके बाद हमें गैमीट और उनके परसेंटेज बताने हैं। गैमीट कितने बनेंगे और उनके परसेंटेज कितने बनेंगे, दोनों चीज़ें हमें बतानी है। देखो ये दोनों जीन्स और ये किस कंडीशन में प्रेजेंट है? ट्रांस कंडीशन में। ट्रांस कंडीशन का सिंपल सा मतलब होता है इसका डोमिनेंट और इसका रिसेसिव एक पे है और इसका डोमिनेंट, इसका रिसेसिव और इसका डोमिनेंट दूसरे पे है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, मान लो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 20%। ठीक है, सिंपल सही है। तो अब दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक बनेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या फिर पेरेंटल जो विदाउट रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, और एक बनेंगे रिकॉम्बिनेंट्स नॉन पेरेंटल जिनको हम नॉन पेरेंटल भी बोलते हैं। तो दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक पेरेंटल और एक रिकॉम्बिनेंट्स नॉन पेरेंटल। अब देखो पेरेंटल यहाँ पर कौन कौन से वाले हैं, ये दोनों जो विदाउट रिकॉम्बिनेशन, मतलब कैपिटल ए स्मॉल बी और दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? पेरेंटल। रिकॉम्बिनेंट्स की बात करें तो जब क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएगा, मान लो ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया, तो अब गैमीट्स कैसे बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरे स्मॉल ए स्मॉल बी, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कितनी है? 20%। तो पेरेंटल वाले 80%। अगर पेरेंटल वाले 80 हैं तो ये 40%, ये भी 40%, ये 20% का आधा आधा 10% और 10%, तो ये 10 परसेंटेज हो जाएंगे और ये हमें 40% मिल जाएंगे। तो इस तरह का गैमेटिक कॉम्बिनेशन ट्रांस कंडीशन में आएगा। सिस कंडीशन में ये अलग होता है। तो ये होता है हमारा ट्रांस कंडीशन। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें दिए जा सकते हैं। अब देखना, हमारे पास कोई एक क्रोमोसोम तो होता नहीं है, नहीं हम लोग कैसे हैं? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। एक सिंगल क्रोमोसोम तो कोई हमारे पास होता नहीं है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर होता है, सेकंड क्रोमोसोम का भी पेयर होता है। ऐसे करते करते हमारे पास में टोटल 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी भी दूसरे यूकैरियोट के पास कुछ अलग नंबर ऑफ पेयर होंगे, लेकिन हमेशा यूकैरियोट्स के पास जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो पेयर में मिलते हैं। अगर पेयर की बात करें तो एक पेयर क्या बनाता है? एक होमोलोगस कॉपी, मतलब ये सेम क्रोमोसोम की दो कॉपीज है। तो माना तो ये एक ही क्रोमोसोम जाएगा, बस उसके जोड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे ये एक क्रोमोसोम माना जाएगा। अब जितने भी जीन्स इस क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं, चाहे हम ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, डी की बात करें, ई की बात करें या एफ की बात करें, ये सारे के सारे क्रोमोसोम एक आपस में क्या बनाते हैं? लिंकेज ग्रुप। ये आपस में एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। लिंकेज ग्रुप किसका बना होता है? ऑल जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ऑल जीन्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। अगर एक सिंगल क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स हैं वो सब मिलकर के एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, क्या फर्स्ट क्रोमोसोम पे एक लिंकेज ग्रुप है, सेकंड पे भी एक लिंकेज ग्रुप होगा, ये लिंकेज ग्रुप दूसरा है। क्या थर्ड पे भी एक लिंकेज ग्रुप होगा? बिल्कुल, ये लिंकेज ग्रुप तीसरा है। हर एक जितने भी यूनिक क्रोमोसोम है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमारे पास कितने लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे? टोटल 22 लिंकेज ग्रुप हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट होता है।
मेल के अंदर और फीमेल के अंदर लिंकेज ग्रुप अलग होते हैं। फीमेल के अंदर में टोटल सारे के सारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं बस। यहाँ पर टोटल कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं? 23। लेकिन अगर मेल के अंदर देखें तो मेल में जो लास्ट ग्रुप होता है वो एक्स और वाई होता है, मतलब ये दोनों भी आपस में अलग होते हैं। ये अलग लिंकेज ग्रुप है और ये अलग लिंकेज ग्रुप है। तो यहाँ पर 22 + 1 + 1 = 24 लिंकेज ग्रुप होते हैं टोटल। तो यहाँ पर टोटल लिंकेज ग्रुप कितने हो जाते हैं? 24। तो मेल के अंदर में अलग अलग क्रोमोसोम के टाइप्स कितने होते हैं? 24, क्योंकि 22 तो ऑटोसोम होते हैं, उनके पेयर में होते हैं वो 22 के 22, लेकिन दो अलग होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो ये 24 लिंकेज ग्रुप हो जाते हैं। जबकि फीमेल में हमारे 22 ऑटोसोम होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा तो इसकी सेम कॉपी होता है, तो इसको हम 23 ही मानते हैं। तो यहाँ पर 23 लिंकेज ग्रुप और यहाँ पर मेल के अंदर 24 लिंकेज ग्रुप हो जाते हैं। तो लिंकेज ग्रुप का सिंपल सा मतलब है जो भी क्रोमोसोम, जो भी जीन एक सिंगल क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, वो सब मिल करके एक सिंगल लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन में इसी तरह से दे देता है लिंकेज ग्रुप काउंट करने के लिए। मान लो हमें एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल दे दिया, कोई भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल है जिसके पास में 20 क्रोमोसोम है, और आपसे इसमें पूछ लिया कि लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे। आपसे इसमें पूछ लिया कि लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे। तो सिंपल सा है, अगर 20 क्रोमोसोम है तो अलग अलग क्रोमोसोम कितने होंगे? 10। बाकी तो उसके कॉपी होंगे, मतलब एक यूनिक होता है और दूसरा उसकी कॉपी होता है। तो जो लिंकेज ग्रुप बनते हैं वो हैप्लॉइड नंबर जितने बनते हैं। तो जो लिंकेज ग्रुप बनते हैं वो कितने बनते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ही यूनिक क्रोमोसोम होते हैं, बाकी तो उसकी सिर्फ कॉपी होती है। तो हमारे पास 10 लिंकेज ग्रुप यहाँ पर टोटल बनने वाले हैं। एक और तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बच्चों का जीनोटाइप दे दिया और पेरेंटल जीनोटाइप पूछा जाता है। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इसमें क्या होता है कि हमें ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप दे दिया जाएगा। अभी तक पेरेंट्स का जीनोटाइप दे दिया गया था और ऑफस्प्रिंग का पूछा जा रहा था, अब अलग हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप हमें दिया गया होगा और पेरेंट्स का जीनोटाइप हमें पूछेगा। पेरेंटल जीनोटाइप क्या है वो हमें यहाँ पे पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। ये हो गया हमारे पास में पेरेंटल जीनोटाइप, ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप दिया होगा और पेरेंटल जीनोटाइप पूछा होगा। मान लो कि हमें ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप दिया हुआ है कुछ ऐसे, सॉरी ऑफस्प्रिंग का नहीं, गैमीट का जीनोटाइप दिया होता है। यहाँ पे गैमीट का जीनोटाइप दिया होता है। मान लो यहाँ पे हमें जीनोटाइप दिया हुआ है कुछ ऐसा, AB, इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। मान लो ये बन रहे हैं 100, ये बन रहा है 100, ये बन रहा है 50 और ये बन रहा है 50। फिर से सिंपल वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब इनसे पूछा गया है कि पेरेंटल जीनोटाइप कैसा होगा। मतलब जो सिंपल सी बात है, अगर ये अलग अलग आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे, तो इनके बीच में लिंकेज तो है, लेकिन लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कितना है। और दूसरी चीज की जो जीन्स लोकेटेड हैं वो जीन्स का आपस में अरेंजमेंट कैसा है, सिस अरेंजमेंट है या फिर ट्रांस अरेंजमेंट है। तो जीन्स का आपस में अरेंजमेंट भी कैसा है, सिस अरेंजमेंट है या फिर ट्रांस अरेंजमेंट है। तो ये भी चीज हमें यहाँ पे पता करनी है। तो ये हम यहाँ से देखेंगे, इसके कैसे पता लगेगा ये समझते हैं। देखो यहाँ पे कम वाले कौन से हैं, जो कम वाले होते हैं वो नॉन पेरेंटल होते हैं, क्योंकि नॉन पेरेंटल हमेशा 50% से कम बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी हमेशा 50% से कम ही आएगी, तभी वो लिंकेज माना जाएगा। 50% से ज़्यादा तो लिंकेज माना ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जो कम वाले हैं वो आपस में रिकॉम्बिनेंट्स हैं, और जो ये ज़्यादा वाले हैं ये पेरेंटल है, ये पहले से प्रेजेंट है, इनको हम पेरेंटल मानेंगे। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है,
कि रिकॉम्बिनेंट्स टोटल कितने हैं 100 और टोटल हमारे पास में कितने हैं 300, ये सबको मिलाकर के 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये परसेंटेज में आ जाएगा तो 33.3% हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बन जाएगा। तो हमारा जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बनेगा वो कितना बनेगा 33.3%। अब किस अरेंजमेंट में है ये दोनों, देखो ज़्यादा वाले कौन से हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ए स्मॉल बी, मतलब पेरेंटल कैसे रहे होंगे, हमें तो सिर्फ पेरेंटल देखने होते हैं। पेरेंटल ही आ गया तो पेरेंटल वाले कैसे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो सारे पेरेंटल हैं। और ये जो पेरेंटल वाले हैं यही हमारे ओरिजिनल क्रोमोसोम पर इसी तरह से प्रेजेंट रहा होगा। ये मान लो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जीनोटाइप ही देंगे। अब पेरेंट्स का जीनोटाइप हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमें ऑफस्प्रिंग का जो गैमीट है उनका जीनोटाइप दिया गया हो, अगर हमें गैमीट का जीनोटाइप दिया गया हो तो जो गैमीट का जीनोटाइप यहां पर दिया गया है कुछ इस तरह का, ये 4 है टोटल और इनका जो नंबर दिया गया है वो हमें ऐसा कुछ दिया गया है कि मान लो ये दिए हैं 200 ये 50 और ये 50, ठीक है, इस कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कैसी है और अरेंजमेंट कितना परसेंटेज है, मतलब अरेंजमेंट कैसा और रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी ओवरऑल कितनी दी हुई है। ज़्यादा वाले कौन से हैं, वो पेरेंटल होंगे और उन्हीं के जैसा अरेंजमेंट होगा। देखो ज़्यादा वाले ये हैं, इसका मतलब ये पेरेंटल हैं, जो भी ज़्यादा होता है वो हमेशा पेरेंटल होता है। अब ज़्यादा वाले तुम्हें दिख कैसे रहे हैं, जो भी ज़्यादा वाले दिख रहे हैं वही बना दो यहाँ पे, सिंपल सा ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ज़्यादा वाले हैं, ये पेरेंटल होगा, यही जीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। रिकॉम्बिनेशन कितने 50-50, ये कम है तो मतलब रिकॉम्बिनेशन होकर के ये बने हैं। अब कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है भाई, वो भी निकालते आना चाहिए, कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है। उसके लिए हम लेंगे टोटल रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स। टोटल इंडिविजुअल्स हैं 500, 400 और ये 500, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20% रिकॉम्बिनेंट्स। फ्रिक्वेंसी जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी वो कितनी आएगी 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पे आने वाली है। तो ये हो गई हमारी 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। अरेंजमेंट कैसा है, ट्रांस अरेंजमेंट। अगर तुम यहां पर देखो तो ये अरेंजमेंट कैसा दिखाई पड़ रहा है, ट्रांस अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा जीनोटाइप दे करके, गैमीट का जीनोटाइप देके फिनोटाइप, पेरेंट्स का जीनोटाइप पूछा जा सकता है, पेरेंट्स में जीन कॉम्बिनेशन जीन अरेंजमेंट पूछा जा सकता है। तो ये हमने पूरा लिंकेज के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो सारा सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। जो लिंकेज है उसके बारे में मॉर्गन ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है लिंकेज के बारे में। तो जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है और वो हमें पढ़ना भी, उससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर में एक पर्टिकुलर काम किया था, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स जो लिंक्ड कैरेक्टर्स थे, जो लिंक्ड जीन्स थे, उनके ऊपर में उन्होंने इनहेरिटेंस पढ़ा था और वो किस तरह का इनहेरिटेंस उन्होंने स्टडी किया था, क्या परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग उनको मिले थे फाइनली, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दे दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल है जिसके पास 40 क्रोमोसोम है, तो इसके पास लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, तो इसके पास लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे 20। हैप्लॉइड नंबर होंगे तो 20 लिंकेज ग्रुप इसके पास में टोटल बन जाएंगे। इस तरह से लिंकेज ग्रुप हमें काउंट करने होते हैं, जितने भी हैप्लॉइड नंबर आता है बस वही लिंकेज ग्रुप हमारा कहलाएगा। तो जो भी हैप्लॉइड नंबर निकाल लो वही हमारा क्या हो जाएगा, लिंकेज ग्रुप। अब ये सारी बातें हमने कर ली, लिंकेज को कैसे समझा जाए, लिंकेज हम कैसे अफेक्ट करता है इनहेरिटेंस को, गैमीट फॉर्मेशन को किस तरह से वो अफेक्ट कर सकता है जीनोटाइप की टर्म्स में। अब हम चलते फिनोटाइप की टर्म्स में, हम लिंकेज को कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिनोटाइप लिंकेज। कई बार वो आपको डायरेक्ट जीनोटाइप नहीं देता, वो आपको एक अलग से फिनोटाइप दे देता है बच्चों का और पेरेंट्स का, और उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इस कंडीशन में लिंकेज कितना आएगा।
मान लो यहाँ पे हमारे पास आया कि एक पेरेंट है ब्लैक हेयर एंड रेड आई, और इसको क्रॉस करा रहे हैं, ये पेरेंट 1 है और इसको हम क्रॉस करा रहे हैं पेरेंट 2 से, जिसका है वाइट हेयर और ग्रीन आई। ये कोई इंसेक्ट है मान लो, इसमें ये दो फिनोटाइप दिए हुए हैं, ये दो पेरेंट्स हैं जिनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर हमें दे दिए गए हैं। इन दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाता है और इनसे कुछ बच्चे मिलते हैं हमें। मान लो कि हमें जो बच्चे मिलते हैं वो 4 तरह के बच्चे मिले हैं टोटल। एक है ब्लैक हेयर और रेड आई वाले ही, दूसरे हैं वाइट हेयर ग्रीन आई, तीसरे हैं अब अपोजिट कर दो, कॉम्बिनेशन बनाओ, ब्लैक हेयर के साथ में किसको रख दो अब ग्रीन आई को, ये रिकॉम्बिनेंट है। देखो यहाँ पे पहले नहीं था, ये पेरेंट से अलग है, ये नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल मतलब ये रिकॉम्बिनेशन वाला है। दूसरा है वाइट हेयर के साथ रेड आई रख दो, वाइट हेयर के साथ में क्या रख दो रेड आई। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, नॉन पेरेंटल या फिर रिकॉम्बिनेंट्स, जबकि ये दोनों हमारे पेरेंटल हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये पेरेंटल है और ये क्या है रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो बच्चे मिले हैं वो कितने कितने नंबर में मिले हैं। मान लो कि ये मिला है 100, ये मिला है 100, ये मिला है 50 और ये मिला है 50। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों जीन्स के बीच में, ब्लैक हेयर और रेड आई के बीच में जो जीन है, ये दो अलग अलग जीन्स हैं, एक कंट्रोल कर रहा है हमारे हेयर कलर को और एक कंट्रोल कर रहा है हमारा आई कलर को। इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स बच्चे कितने मिले हैं, टोटल रिकॉम्बिनेंट्स हमें मिले हैं 100 और पेरेंटल बच्चे कितने मिले हैं 200, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 300। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है टोटल में से कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो 300 में से कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं हमारे पास 100, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 33.3% क्या है इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज या रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी। तो ये इनके बीच में क्या हो गई रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरह से कई बार फिनोटाइप की रिस्पेक्ट में भी आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। वैसे ये इजी वाले होते हैं और ये जर्नली नहीं दिए जाते, पर कई बार फिनोटाइप भी दे सकते हैं। जैसे इसी को हम सॉल्व करना आते रहना चाहिए।